जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के आए हैं PDF के माध्यम से। इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे ताकि आपको जो है एक भी प्रश्नों का उत्तर नहीं छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 122 प्रश्न से, क्योंकि 121 प्रश्न तक जो है चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि वहां से आप नहीं देखे हैं तो वो देख करके आप 122 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है 122 का जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर है, जो आप देख करके पढ़ करके आप आंसर लगा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब आपके सामने जो है समय नहीं है क्योंकि दिसंबर में जो है एग्जाम होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया था? ठीक है, क्या नाम दिया गया था? तो जल्दी से आप लोग जो है कमेंट्स कीजिए। भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृष्ट भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया है? ओरोजेन, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी क्रेटोजन। ऑप्शन नंबर सी प्राइमार्फ। ऑप्शन नंबर डी अंतःपर्वतीय भूखंड। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्रेटोजन, 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 क्रेटोजन। ठीक है, क्या है? भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृष्ट भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो क्रेटोजन को। यानी भू अभिनति को जो है ना क्या किया कि चारों ओर घेरने वाले भू खंड को कोबर के द्वारा क्रेटोजोन का नाम दिया गया। ठीक है, किसका नाम दिया गया था? क्रेटोजन का। अब चलिए 123 का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया। नीचे दिए गए कूटोक से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए, हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निस्सरण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं। कारण आर, कम सांद्रश्यान लावा का उद्गार शांत होता है। क्या होता है? लावा का शांत होता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अभिकथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह रहा है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निस्सरण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं, जो सही है। सांद्रश्यान या लावा का उद्गार शांत होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अब चलते हैं 124 का। 124 का सवाल हमारा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। अब सूची 1 में नदी है और सूची 2 में डेल्टा का प्रकार है। कौन सा नदी किस प्रकार का डेल्टा बना रही है उसका आपको मिलान करना है। तो आप लोग जो है इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है मिसिसिपी। मिसिसिपी क्या है? नदी का नाम है। तो वो किस प्रकार का डेल्टा बनाते हैं, जल्दी से आप लोग जो है कमेंट्स कीजिए। क्या कीजिए? कमेंट्स कीजिए। जल्दी से क्या करना है आप लोगों को? कमेंट्स करना है। मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी का नाम है और मिसिसिपी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है वो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मिसिसिपी जो है आपका जो है किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, किस प्रकार का डेल्टा है। तो मिसिसिपी पक्षी पंजा डेल्टा का प्रकार है। पक्षी पंजा डेल्टा यानी मिसिसिपी नदी जो है किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? तो पक्षी पंजा डेल्टा, पक्षी पंजा डेल्टा। ठीक है, याद हो गया? मिसिसिपी पक्षी पंजा डेल्टा। ठीक है, आप चलते हैं और बी का। बी का हो गया कि गंगा। गंगा नदी जो है
किस प्रकार की डेल्टा बनाती है? गंगा नदी जो है किस प्रकार की डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी जो है चापाकार डेल्टा बनाती है। गंगा नदी क्या है? चापाकार डेल्टा बनाती है। नर्मदा नदी जो है किस प्रकार के डेल्टा बनाती है? तो ज्वारमुखी, ठीक है, ज्वारमुखी, ठीक है। नर्मदा नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? तो ज्वारमुखी डेल्टा बनाती है। और पीली नदी का पुराना मार्ग हो गया परित्यक्त, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी का हो गया तीसरा। अब मिलाते हैं इस चारों ऑप्शन में से। मिसिसिपी पक्षी पंजा का डेल्टा यानी एक दो ऑप्शन है। उसके बाद नर्मदा नदी गंगा नदी चापाकार डेल्टा बनाती है यानी बी का एक ये भी है और ये भी है, दोनों सही है। अब चलते हैं नर्मदा नदी जो है ज्वार नदमुखी बनाते हैं, ज्वार नदमुखी बनाते हैं तो हमारा ये हो गया 4। सी का क्या है? 4 है। सी का क्या है? 4 है, यानी कि 4 है और ये 2 है ना। और बी का क्या है? सी का यहाँ 2 है और यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी, ठीक है। डी का हो गया 3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। मिसिसिपी पक्षी पंजा का डेल्टा बनाती है, गंगा नदी चापाकार डेल्टा बनाती है और नर्मदा नदी जो है ज्वार नदमुखी का डेल्टा बनाती है। पीली नदी का पुराना मार्ग जो है परित्यक्त है, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा जो है सवाल है 125 का, जो निम्नलिखित में से इसे अपक्षरण के आदर्श समान चक्र की युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है। इसे अपक्षरण के आदर्श समान चक्र की, याद है, किसे अपक्षरण के आदर्श समान चक्र की युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है? प्राकृतिक तटबंध, जलज गर्तिका, गार्ज या नदी अपहरण? तो 125 का कौन सा सही होगा? क्या है? किसे अपक्षरण के आदर्श समान चक्र की युवा अवस्था को विशेषता नहीं समझा जाता है। किसे अपक्षरण के आदर्श समान चक्र की युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है? प्राकृतिक तटबंध को नहीं समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। जलज गर्तिका जो है ये अपक्षरण समान चक्र युवा अवस्था की विशेषता है। गार्ज भी क्या है? विशेषता है। नदी अपहरण क्या है? विशेषता है। लेकिन प्राकृतिक तटबंध जो है वो विशेषता नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आप 126 में। 126 का सवाल है कि वायु की दिशा के दाहिनी कोनों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को कहते हैं। टिब्बों को क्या कहते हैं? बालू की दिशा के, यानी कि बालू की दिशा के दाहिनी कोने पर, बालू की दिशा की दाहिनी कोने पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को क्या कहते हैं? रैखिक टिब्बे कहते हैं, चापाकार टिब्बे कहते हैं, अनुप्रस्थ टिब्बे कहते हैं कि तारक टिब्बे कहते हैं? तो कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। देखिए, वायु की दिशा के दाहिनी कोनों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को अनुप्रस्थ टिब्बे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। वायु की दिशा के दाहिनी कोनों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को अनुप्रस्थ टिब्बे कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारा 126 के बाद 127 पर। अब 27 में है आपका 127 में, यह किसने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उनतोदर, समतल या नतोदर होती है? क्या है? 127 का 127 का कौन सा सही हो जाएगा? यह किसने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर, समतल या नतोदर होती है? तो जब ये आपके पूछा जाएगा ढाल, तो समझ लीजिएगा आ जाएगा आपका ढाल का हो जाएगा पैंक, ठीक है।
तो पैंक याद रखिएगा, ढाल से संबंधित जो है। तो यहाँ है कि पैंक, तो इसका ऑप्शन नंबर डेविस सही नहीं है, पैंक सही है, जॉनसन सही नहीं है, वुड सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सही क्या, पैंक। पैंक ने कहा उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर, समतल या नतोदर होती है। ये 2013 में पूछा हुआ सवाल है। अब आते हैं 128। 128 में मेरा सवाल है, 128 का सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है, और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। अभिकथन, हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार का स्थल है, ये कथा अभिकथन था। और तर्क है, अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। अब इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से सही है आपका आंसर। आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है, सही है। अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार का स्थल है, ये भी सही है। लेकिन क्या है ना कि आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है। अब चलते हैं हमारा सवाल नंबर 129। हमारा सवाल नंबर 129 का क्या है, उनतीस का सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेश में शैलों का अपक्षय करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्क्री का बनना, बी में है कार्बोनेटीकरण, सी में है ऑक्सीकरण, डी में है जलीयकरण। तो कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप लोग जो है कमेंट्स कीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपको जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेश में सेल का अपक्षय करता है। चूना प्रदेश में सेल का अपक्षय कौन करता है, तो कार्बोनेटीकरण। कौन करता है, कार्बोनेटीकरण। कौन करता है, तो कार्बोनेटीकरण। कौन करता है, तो कार्बोनेटीकरण। यानी चूना प्रदेश में सेल का अपक्षय कौन करता है, तो कार्बोनेटीकरण। ठीक है। और ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी सवाल नंबर 130 का आ गया। तो सवाल नंबर 130 का है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में पुस्तक है। अब लेखक और पुस्तक, ठीक है। तो अब लेखक और पुस्तक में क्या है कि पूछता है सवाल क्या है कि जैसे ये 4 लेखक है और ये 4 पुस्तक है, तो चारों लेखक को पुस्तक से मिलान कर देना है। वैसे जो है हमको जो लग रहा है कि उलट फेर कर दिया कि पहले जो पुस्तक था, अब क्या है कि यहाँ था पुस्तक, यहाँ था लेखक, अब कर दिया है लेखक और पुस्तक। अब उलरीज एवं मार्गन, उलरीज एवं मार्गन जो है कौन सा पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जो है नहीं किया था। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी का हो गया। इसका जो है हमारा सवाल है 130 का जो है कौन सा आंसर हो जाएगा, 30, 130, 130। मार्गन, उलरीज एवं मार्गन जो है एस स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी लिखे थे। उलरीज एवं मार्गन, उलरीज एवं मार्गन कौन सी पुस्तक लिखे थे, तो स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। उसके बाद जो है थॉर्नबरी, थॉर्नबरी जो है प्रिंसिपल ऑफ
मॉर्फोलॉजी लिखे थे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जो मॉर्फोलॉजी कौन सा पुस्तक? थॉर्नबरी लेखक है। थॉर्नबरी लेखक कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का लेखक कौन है? थॉर्नबरी। अब क्या है? वैन रिचथॉफन। वैन रिचथॉफन पुस्तक लिखी थी तो जियोमॉर्फोलॉजी ऑप्शन हो गया। हाँ, अब क्या है कि एस्टियर्स कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अनस्टेबल अर्थ। अनस्टेबल अर्थ, ठीक है, अनस्टेबल अर्थ। मतलब एक का हो गया तीसरा, तो एक हो गया तीसरा, ये है तो मतलब सी हो गया आंसर। ठीक है, उलरीज एवं मार्गन। उलरीज एवं मार्गन स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद थॉर्नबरी हो गया प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। वैन रिचथॉफन हो गया जियोमॉर्फोलॉजी। एस्टियर्स हो गया अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, तो हमारा 130 का आंसर समाप्त हो गया। अब चलते हैं 131। 131 में सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनदीय आकृति के लिए यह माना जाता है कि उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदीय आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन हिमनदीय आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के स्तर में निर्मित है? कौन सा आंसर हो जाएगा? एस्कर, मोरेन और ड्रमलिन और केम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कर। आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है। ठीक है, एस्कर हिमनदीय, यहाँ है ना, कौन सी हिमनदी है, तो यहाँ लगा देना है एस्कर। एस्कर, आइस्कर मतलब, ठीक है, एस्कर हिमनदीय आकृति के लिए माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर निर्मित हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 132। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है? ठीक है, 132 का सवाल हमारा हो गया कि भारतीय मौसम विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया जाता है? तो देखिए, वैसे भी है मौसम जो है, सीजन जो है हमारा एक साल में जो है इसलिए जो है यहाँ पर जो है भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया जाता है 4। कितना? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 में बी है, 6 में सी है, डी में 7। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? 4। भारतीय मौसम विभाग IMD ने भारत को 4 भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। भारतीय मौसम विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है? तो 4 अंचलों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब चलते हैं 133 का प्रश्न। 133 का जो है सवाल है कि उत्खात भूमि यानी कि बैडलैंड स्थलाकृति निम्नलिखित की मिली जुली क्रिया का उत्पाद है। उत्पाद भूमि क्या है? उत्पाद भूमि बैडलैंड स्थलाकृति निम्नलिखित की मिली जुली क्रिया का उत्पाद है।
तो पवन एवं जल, क्या है, पवन एवं जल। सही आंसर क्या हो गया, पवन एवं जल। उत्पाद भूमि, ठीक है, मतलब उत्पाद भूमि के मतलब क्या हो गया, जिसमें खेती बाड़ी होता है, बैड लैंड हो गया, ठीक है। स्थलाकृति मिली जुली क्रिया के उत्पाद को क्या, पवन एवं जल से, ठीक है। और ये हो गया आपका 20 सही आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं 134 का। भू अभिनीतियों को अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। भू अभिनीतियों की, भू अभिनतियों की अवधारणा किसने किसने की थी, क्या है, किसने प्रस्तुत की, भू अभिनतियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए में है जेम्स हॉल एवं डाना, बी में है हैंग, सी में है होल्मस, डी में है स्टीयर्स। ठीक है, तो आप बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 134 में जो है कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो देखिए, भू अभिनतियों की अवधारणा जेम्स हॉल और डाना ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। भू अभिनीतियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो जेम्स हॉल और डाना ने, ठीक है। अब चलते हैं 100, आंसर हो जाएगा आपका ए। 135 में बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी, बेस लेवल, क्या है, बेस लेवल, बेस लेवल, क्या है, बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी। बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी, बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी। जेम्स हटन ने की, JW पावल ने की, WM डेविस ने की, वाल्थर पेंग ने। तो चलिए 135 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, JW पावल ने। कौन किया था, JW पावल ने। बेस लेवल अवधारणा की कल्पना JW पावल ने की थी। अब 136 का सवाल है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है नीलंबी घाटी, ऑप्शन नंबर बी में है भी आकार वाली घाटी, ऑप्शन नंबर सी है रिप्ट घाटी, ऑप्शन नंबर डी है अन्य घाटी। तो 136 का सवाल आपका कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है, तो रिप्ट घाटी का आंसर हो जाएगा सी। घाटी निर्माण यानी रिप्ट घाटी विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम स्वरूप होता है। घाटी का निर्माण, क्या, रिप्ट घाटी का निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। रिप्ट घाटी का निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 137। इसमें क्या है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है। तो सूची 1 में क्या है कि ऐसा समतल जो काफी हद तक हाल के जलोढ़क से बना हो, डीप सी समतल, पवन की गतिविधि से निर्मित समतल, जलोढ़क की झीनी परत से कुछ कुछ ढकी समतल। अब इसमें से कौन सा किसका सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। जैसे कि ऐसा समतल जो काफी हद तक हाल के जलोढ़क से बना है, पदस्थली, लोहेस का मैदान, वायु निक्षेपण, वितलीय का मैदान। अब इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। आपके लिए समय है मात्र जो है 15 सेकंड का, 15 सेकंड में जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है, ओके। अब चलिए आप लोगों के जो है 15 सेकंड होने वाला है, जल्दी से कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 137 का जल्दी से बताइए। देखिए, ऐसा समतल जो काफी हद तक हाल के जलोढ़ से बना है, वह क्या है पता है, वह क्या है पता है, पता है, पता क्या है, तो देखिए, ऐसा समतल जो काफी हद तक हाल
के जलोढ़ से बना है उसे वायु निक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु निक्षेप कहा जाता है। उसके बाद जो है डीप सी समतल, डीप सी समतल वित्तीय मैदान है। डीप सी समतल वित्तीय मैदान है। पवन की गतिविधि से निर्मित समतल वो लोयस का मैदान है। उसके बाद जो है जलोढ़ की झीनी परत से कुछ कुछ ढकी समतल है, तो ये हो गया पद स्थली। तो यानी कि ए का हमारा हो गया 3, ए का 3, ए का 3, 2 ऑप्शन है। बी का हो गया हमारा 4, इसमें भी है 4 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद सी का हो गया हमारा 2, तो सी का हो गया हमारा 2, 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब 138 का सवाल क्या सवाल है? वर्तमान अतीत की कुंजी है। वाह, कितना बढ़िया प्रश्न है। वर्तमान अतीत की कुंजी है, यह कथन किसने कहा? वर्तमान अतीत की कुंजी है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये तो आप लोगों को याद होगा, फिर भी आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग जो है सही से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वर्तमान अतीत की कुंजी है। 4 ऑप्शन है WM डेविस, बी ऑप्शन है जेम्स हटन, सी ऑप्शन है वेन रिचटोफन, डी ऑप्शन है ए पेंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही होगा? एक बार सवाल को ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिए कि वर्तमान अतीत की कुंजी है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो जेम्स हटन का है। किसका है? जेम्स हटन का। वर्तमान अतीत की कुंजी है किसका? जेम्स हटन ने कहा। वर्तमान अतीत की कुंजी है किसने कहा था? जेम्स हटन। वर्तमान अतीत की कुंजी है किसने कहा था? जेम्स हटन ने। अब चलते हैं सवाल नंबर हमारा 139 का। निम्नलिखित में से कौन सी का भाग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लरेशिया का भाग है? अंतोलियन प्लेट, चीनी प्लेट, ईरानी प्लेट, एजियन प्लेट। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, प्लेट, चीनी प्लेट, ईरानी प्लेट, एशियन प्लेट, कौन सा? लरेशिया का भाग है, ठीक है। कौन सा? लरेशिया का भाग है। तो चीनी प्लेट जो है ना लरेशिया का भाग है। चीनी प्लेट जो है लरेशिया का भाग है। चीनी प्लेट लरेशिया का भाग था। चीनी प्लेट लरेशिया का भाग था, जो कि दिसंबर 2013 में पूछा गया था और दिसंबर 2015 में पूछने की संभावना है। यानी कि आपका ये VVI प्रश्न है, ठीक है। VVI प्रश्न है, ठीक। तो चलिए 139 के सवाल है कि कौन सा लरेशिया का भाग था? तो चीनी प्लेट। 140 का सवाल नंबर है। 140 के सवाल हम पढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सहायता कीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ कि एक सूची में है और सूची 2 में है। एक है भ्रंश है और दूसरे क्या है? विस्थापन है या संचलन है या मिलान करना है, ठीक है। जैसे कि समान भ्रंश जो है दोनों सेल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापित है, कि दोनों सेल खंडों के दूसरे की ओर संचलन है, कि भ्रंश तल के सहारे सहारे खंड है। तो आपको इसमें से मिलान करना है। मिलाइए तो आप लोग मिलाकर जल्दी से कौन आंसर होगा? 140 ABC ऐसे कमेंट्स कीजिए कि 140 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। तो चलिए, समान भ्रंश दोनों शेल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन करता है। समान भ्रंश जो है दोनों शैल खंडों का विपरीत दिशाओं में क्या करता है? विस्थापन करता है। समान भ्रंश दोनों शैल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन करता है। उत्क्रम भ्रंश जो है दोनों शैल खंडों का एक दूसरे की ओर संचलन है। बी का 2 हो गया, ठीक है। दोनों शैल यानी कि उत्क्रम भ्रंश दोनों शैल खंडों का
एक दूसरे की ओर संचलन है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों शैलों का एक दूसरे की ओर संचलन है। यहाँ क्या कि दोनों शैल का विपरीत दिशाओं में विस्थापन है, यानी समान भ्रंश जो है दोनों शैल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन करता है, और उत्क्रम भ्रंश जो है दोनों शैल खंडों का एक दूसरे की ओर संचलन करता है। ठीक है, और पार्श्व भ्रंश जो है भ्रंश तल के सहारे शैल भ्रंश तल के सहारे शैलखंड का क्षैतिज विस्थापन है। तो हो जाएगा तीसरा स्टेप भ्रंश। स्टेप भ्रंश हो गया चौथा, यानी कि जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो, जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो तो स्टेप भ्रंश होता है। भ्रंश का पहचान क्या होगा, तो देखिएगा क्या कि जब भ्रंश श्रृंखलाओं का जो ढलान होगा तो वो उसी दिशा में होगा। तो यहाँ हो गया ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, राइट आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 का। ठीक है, 141 का क्या है, तो 141 का है कि कगार, मतलब 141 का क्या है कि कगार खाई पर नौ। कगार के मतलब खाई पर नौ। तो कगार कब प्रकट होता है, जब भूखंड समस्तरी रूप से खिसक जाता है। जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है, जब भूखंड जलाक्रांति के कारण खिसकता है, जब भूखंड मानव के हस्तक्षेप के कारण चलायमान होता है। तो ये है 141 का प्रश्नों का ऑप्शन, और आप लोगों को देना है कौन सा आंसर, सही आंसर। कगार खाई, कगार कब प्रकट हुआ, कगार का मतलब हो गया खाई परनो। कहीं कहीं पूछ देगा खाई परनो कब प्रकट हुआ, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब है कगार। कगार कब प्रकट हुआ था, तो कगार प्रकट हुआ था जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है। जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है तो कगार की प्रकट होती है। कगार की प्रकट कब होती है, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है। अब 142 यानी 142 प्रश्नों का उत्तर कौन सा होगा, वो आप लोग कमेंट्स कीजिए। अरे यार, ओ माय गॉड। अब चलते हैं 142 का सवाल का उत्तर नहीं दिए हैं, आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान करें। नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान करें, नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान करें, नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान करें। क्या है, हिमानी फैन मैदान, बाढ़कृत मैदान, पेनिप्लेन, पेन प्लेन। ठीक है, तो इस 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 142 का, 142 का। ठीक है, 142 का कौन सा आंसर होगा, देखिए। नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान करें, नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान करें, तो नदीय हिमानी निक्षेप कौन है, ये 4 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा हिमानी थैन मैदान, हिमानी थैन मैदान, हिमानी थैन मैदान, हिमानी थैन मैदान, हिमानी थैन मैदान। नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान करें, नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान है हिमानी थैन मैदान।
अब चलते हैं 143 प्रश्नों का उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों को प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। नदियां हैं, कौन सी नदियां क्या चीज करती है? नदियां बालू पत्थर, झंझा, तटबंध या उपग्रह। नदिया से क्या क्या जो है, क्या कहता है, कोड पूछता है ना, कोडो। कोडो नदियां जो है आपको क्या कर सकते हैं? हुआ पत्थर है, झंझा है, तटबंध है, उपग्रह है। तो नदियां तो मेरे हिसाब से क्या होगा, तटबंध ही होना चाहिए। यानी कि ए का जो है आपका तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए सही। 143 का ए, ठीक है। नदियाँ जो है, नदियाँ से क्या संबंध, नदी आती है, नदियाँ में क्या होता है, तटबंध होती है। बस्तियाँ में क्या होती है, बस्तियाँ में उपग्रह होती है। क्या होती है, उपग्रह होती है। पवन में क्या होती है, हवा, यानी कि पवन में क्या होती है, झंझा होती है। क्या होती है, झंझा होती है। और चट्टाने क्या होती है, बलुआ पत्थर होती है। इतना आसान जो है छूट जाता है सवाल, क्योंकि रिवाइज अगर होता है तो अच्छा होता है। क्योंकि ये देखिए दिसंबर 2013 का प्रश्न पूछा हुआ सवाल है, तो आप लोग ये सवाल नहीं मतलब छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका सही आंसर है। ये तो आप जो है तर्क से भी लगा सकते हैं कि नदियाँ, नदियाँ किस नदियाँ में जो है, अब बलुआ पत्थर नदियाँ से संबंधित है नहीं, झंझा है, तटबंध तो होगा, नदी में तटबंध बांध बना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बी का है बस्तियाँ। तो बस्तियाँ में क्या होता है, उपग्रह होता है, ठीक है। पवन, पवन में क्या होता है, झंझा होता है। चट्टान में क्या होता है, बलुआ पत्थर होता है। हमारा 143 का प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चलते हैं 144 प्रश्नों का, ठीक है। तो 144 प्रश्नों का उत्तर में जो है आपको ढूंढना है गया है उल्का, मेटीओर क्या है, मेटीओर क्या है, मेटीओर क्या है, यानी उल्का को क्या कहते हैं, मेटीओर। उल्का या मेटिकोर पूछेगा तो आप इसमें से दे सकते हैं। पूछ के बगैर धूमकेतु स्टार लाइन ग्रह के बीजियोज टुकड़े, बहुत छोटा तारा, पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। 144 का आंसर कौन सा हो जाएगा। उल्का क्या है, एक चीज ध्यान दीजिए, उल्का क्या है, मेटीओर क्या है। तो उल्का जो है पूछ के बगैर धूमकेतु है, ये तो गलत है। उसके बाद जो है बी है एस्टेरॉयड ग्रह के बीजियोज टुकड़े, ये भी गलत है। उल्का बहुत छोटा तारा है, ये भी गलत है। उल्का पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, ये सही है। जब उल्का गिरते हैं तो कहाँ पर होता है, तो ज़्यादातर वायुमंडल में ही प्रवेश हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, उल्का क्या है, तो उल्का पदार्थ का टुकड़ा है जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर प्रवेश कर गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। यहाँ पर देखिए तो 144 को हो गया आपका डी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 145। तो 145 में आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 145 में जो है आपका पूछ रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दिया 1 और 2 को क्या करना है, हमको सही सही मिलान करना है और इसमें से चुनना है कि कौन हमारा सही है। तो 145 का कौन सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। कि जैसे कि ब्लॉक माउंटेन, क्या है, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन जो है अरावली है नहीं है, पेनीवेस है नहीं है, विंध्याचल है, हाँ है। यानी कि ब्लॉक माउंटेन जो है विंध्याचल है, ठीक है।
क्या ब्लॉक माउंटेन क्या है, विंध्याचल है। अब क्या है, बल्कैनिक जो है हमारा क्या है, अरावली है, नहीं है। पेनीवेस है, नहीं है। माउंट पोपा है, क्या है, माउंट पोपा है। रेली वक्त क्या है, रेली वक्त है अरावली है, ठीक है। रेली वक्त क्या है, अरावली है। रेली वक्त अरावली, 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 रेली वक्त अरावली। ब्लैक माउंटेन विंध्याचल, ब्लॉक माउंटेन विंध्याचल, बल्कैनिक माउंट पोपा, बल्कैनिक माउंट पोपा, बल्कैनिक माउंट पोपा, क्या है, बल्कैनिक माउंट पोपा। रेली वक्त अरावली, रेली वक्त अरावली। अब क्या है कि फोल्ड माउंटेन, क्या है, फोल्ड माउंटेन हो गया पेनीवेस, फोल्ड माउंटेन हो गया पेनीवेस, फोल्ड माउंटेन हो गया पेनीवेस, फोल्ड माउंटेन हो गया पेनीवेस। तो हमारा ऑप्शन हो गया, देखिए एक का हो गया तीसरा, एक का हो गया तीसरा, यानी कि डी आंसर हो गया फटाफट। अब चलते हैं हमारा सवाल नंबर लास्ट 146, ठीक है, 146। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी है। कौन सा तरंग विनाशकारी है, तो एल तरंगे जो है विनाशकारी है, ठीक है। यह है 4 तरंगे, इस चारों तरंगों में सबसे जो है विनाशकारी कौन सा तरंग है, तो एल तरंग। ध्यान देंगे कि भूकंप तरंगे सर्वाधिकारी विनाशकारी होता है, एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो यानी कि हमारा जो है चैप्टर 1 जियोमॉर्फोलॉजी का जो है टोटल 146 प्रश्नों का उत्तर हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। वैसे भी जो है हम 10, 15, 25, 20 करके ऐसा वीडियो बना है, यानी कम समय में आपका जो है ये वीडियो, आपका चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। अब चैप्टर जो है क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान से संबंधित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से रहेगा। इसलिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है 30 नवंबर तक जो है 10 चैप्टरों का जो है PDF हम चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। और वैसा ही प्रश्न रहेगा, दिया है या महत्वपूर्ण है, वैसा ही प्रश्न आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी निवेदन है कि यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों के बीच चैनल पर इस प्रकार का हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। वैसे जो है ये खास करके सिर्फ UGC नेट का ही जो है PDF है, लेकिन ये UGC नेट से संबंधित ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो है आपको ज़्यादातर BPSC UPSC से सिलेबस हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। तो जो भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट, आप यदि BPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। वैसे जो है कंपटीशन में जो है यह प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी विषय है और बेसिक चीज है। तो बेसिक चीज जो है आपको सभी परीक्षाओं में जो है मतलब कुछ न कुछ प्रश्न रहेगा। वैसे खास करके जो है सिर्फ ये UGC नेट के लिए हम वीडियो ला है, लेकिन आप लोग इस प्रश्न से जो है आप अपना BPSC UPSC की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।